नर्मदे हर अपने इस अभियान में आज मैं समाज की वैशाली पारे जी के साथ हूँ और वैशाली जी समाज सेवा में पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। समाज सेवा एक इनका परम ध्येय लेकर समाज के कार्यों के लिए उतरी थी। 2013-14 से सेवा भारती में महत्वपूर्ण पद पर रहीं और वर्तमान में इंदौर के शिवाजी मंडल की छत्रसाल मंडल की मंडल अध्यक्षा के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहकर महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के विकास के लिए सोचती रहती हैं। आइए मिलते हैं वैशाली जी से। नर्मदे हर वैशाली जी, मैं शैलेंद्र पारे नर्मदा प्रखर के इस अभियान में आज आपसे जानना चाहता हूँ समाज हित के लिए, महिला हित के लिए, कि हम कैसे समाज को आगे ला सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। नमस्कार पारी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा और ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में समाज को बहुत कुछ बता सकूँ जो मैं अभी तक नहीं कर पा रही थी। मेरा इंट्रोडक्शन जो है परिवार के रूप में, मैं अपने ससुराल पक्ष से पारे परिवार से ही हूँ। मेरे ससुर जी जो थे वो शीरपुरा से थे और उनका काफ़ी समय जो था वो भिलाई में निकला क्योंकि वो भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। और मेरी माता मेरे मायके से मैं बड़वाह से हूँ। बड़वाह के पास एक गांव है बावी, वहाँ से हूँ। और मेरे जो दादाजी थे वो सेक्रेटरीट भोपाल में रहे और मेरे फादर जो हैं वो सांची दुग्ध संघ में कार्यरत रहे। भाभी, परिचय के बाद मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा की शुरुआत आपकी बहुत पहले से हुई, लगभग 20 साल पहले से, कॉलेज के समय से, आपने जैसा कि अभी बताया। तो एक लक्ष्य लेकर कोई भी व्यक्ति इस समाज सेवा में आता है, एक लक्ष्य लेकर। आपका क्या लक्ष्य था? देखिए, सबसे पहले चूँकि एक समय की हम बात कर रहे हैं, 20-22 साल पहले से ये चीज़ें थी। तो जब भी आप समाज सेवा करते हैं या कोई समाज के बारे में सोचते हैं, आप बेसिकली आप उत्थान के बारे में जब सोचते हैं तो वो आपके अंदर से आता है, वो कहीं बाहर से नहीं होता है। या तो आपका पारिवारिक माहौल वैसा रहे या आपके अंदर ही वो जेस्चर रहे कि नहीं चलो इसकी मदद करना है या उसकी मदद करना। तो इस तरीके से वो चीज़ें आपके अंदर जब आप छोटे होते हैं या आप जब होते तब से ही आपके अंदर एक डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इनहेरेंट होती है ये चीज़, आप उसको अलग से नहीं करते। तो ऐसा मेरे साथ भी रहा कि जब मैं छोटी थी तो होता था कि छोटी छोटी चीज़ों में स्कूल में या कॉलेज में किसी की भी मदद करना। जब तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये मतलब बहुत संगठित रूप से कैसे करते हैं। तो कॉलेज में हम लोग जब थे तो हमने एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप बना के हमने लोगों की मदद करना, छोटा छोटा, संडे को टाइम मिला तो हमने छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते थे कॉलेज टाइम में। तो वहाँ से एक ग्रुप बना के जो काम चालू हुआ वो काम हमारा फिर आज तक मेरा फिर ख़त्म नहीं हुआ। तो ये है, समझ लीजिए आप, आज से 25 साल पुरानी बात है ये। अब यही चीज़ क्या हुआ कि जब हम शादी हुई तो घर गृहस्थी में उलझ गए तो थोड़े टाइम तो ऐसा लगा कि शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आपका मानव स्वभाव होता है, जिस तरह का स्वभाव होता है उस तरीके से होती है। तो जैसे कोई भी आपके पास कोई भी मदद के लिए आया, कोई किसी ने कुछ बात बोली तो आप तुरंत शुरू हो जाते थे कि हाँ ठीक है चलो अब यहाँ इसको ले जाते हैं, यहाँ से इसका काम हो जाएगा। ऐसे आप या तो आप उसको डायरेक्शन दे देते थे कि चलो आप ऐसा काम कर लो तो इसलिए ठीक हो जाएगा। चूँकि मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेरा कोर्स मैंने किया था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैंने जॉब भी उसी में किया और वहाँ पे भी यही होता था कि जैसे जब बच्चियाँ ने जो ट्रेनीज़ होते थे ये होते थे, इनकी नौकरियाँ भी लगवाना, एक ध्यान रख के उस चीज़ को करना कि किसकी क्या ज़रूरत है। तो ये मानव स्वभाव के रूप में मैं करती रही। इसी चीज़ को मैंने 2009 में एक संस्था के रूप में बांधने की कोशिश करी और 2009 में हमने उड़ान का रजिस्ट्रेशन कराया। और हमने जब वो करवाया तो ये हुआ कि कुछ समय उसमें कुछ काम किया, लेकिन फिर मुझे किसी ओवरसीज़ प्रोजेक्ट के लिए देश से बाहर जाना पड़ा और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो चलता रहा वो। जब मैं वापस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आई 2013 में यहाँ पे, तो उसके बाद में मैंने जॉब नहीं किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने एक कंसल्टेंसी के ही रूप में अपना सप्लाई चेन का काम जारी रखा। और उसके बाद मैंने अपना सेवा भारती जो है उसको ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने से मैंने एक संगठन के रूप में कार्य को करना सीखा कि हम समाज सेवा संगठन के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो फिर कंटिन्यूएशन में आई।
भाभी, जैसा आपने बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अच्छी चीज़ है जिसमें हम लोगों को जोड़ सकते हैं। क्या हम समाज की युवतियों को इस क्षेत्र में ला सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्लानिंग है जो हम समाज के युवाओं को इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझा सकें, सिखा सकें और बता सकें? क्योंकि वर्तमान परिदृश्य ऐसा है जिसमें समाज में रोजगार की भी आवश्यकता है और व्यापार भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया ये, क्योंकि मैं भी जब आई थी तो वो भी हमारे समाज के ही एक भैया थे। उन्होंने ही मुझे ये सब इस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और जब मैंने अपना पीजी किया तो उनसे ही मैंने इस सब की सहायता भी ली। तो मुझे भी किसी अपने समाज के ही व्यक्ति ने इस फील्ड में लाया, और जब मैं भी कार्यरत रही, जब भी मैं जितना भी मेरा कार्यकाल रहा, मैंने बहुत कोशिश करी कि समाज के काफ़ी बच्चों को जो है इस फील्ड में जॉब मैंने दिलवाई, कोशिश करके दिलवाई, सब तरीके से मदद करी उनकी। अब आप जो बात कह रहे हैं कि महिलाएं इसमें आएँ या युवतियां इसमें आएँ, तो देखिए, जब कोई कोर्स अपना करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एमबीए करता है या वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में वो स्वतः ही मतलब जो है उसको ये जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। इतना बड़ा आज, क्योंकि इस टाइम इस परिदृश्य में अभी के समय में क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी फ्लरिश्ड है, तो बच्चों को जॉब मिल जाती है। जिनको नहीं भी मिलती है या जो व्यवसाय करना चाहते हैं, जिनको पता है कि मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, वो मेरे पास आके मेरे से कंसल्टेंसी लेते भी हैं। जहाँ तक महिलाओं के जोड़ने का सवाल है, वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम ऐसे कुछ उद्योग चला सकते हैं जिसमें महिलाएं एक्सपोर्ट भी कर सकें, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें महिलाएं इंपोर्ट भी कर सकें। वो समूह के रूप में भी कार्य करके ये चीज़ कर सकती हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से भी कर सकती हैं। कुछ बल्कि महिलाएं हमारे यहाँ हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर भी रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे को लगता है कि इस विषय में अगर कहीं पर भी किसी को कोई जानकारी लेनी है या उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा मतलब उस चीज़ के लिए अवेलेबल भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ। समाज में या देश में महिलाओं की अपनी क्या भूमिका होती है? एक महिला के रूप में आप इतनी समाज सेवा कर रही हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। देखिए, समाज में महिलाएं जो हैं, ये मैं इसलिए कहना मतलब इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि हम कहते पुरुष प्रधान समाज हैं, पर चलाते इस पूरे समाज को महिलाएं ही हैं। जो एक चीज़ इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं समझ नहीं पाती, या पुरुष समझ नहीं पाते, या हम ओवरऑल एक समाज के रूप में नहीं समझ पाते, वो ये है कि हम ये हर बार मांग करते हैं कि महिलाएं बरोबर का हिस्सा होना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है। महिलाएं ही पूरा समाज चलाती हैं। आप चाहे इसको किसी भी रूप में कहीं भी देखें, ये मेरा बहुत बड़ी मेरी धारणा है, और मैं इस धारणा को मान के चलती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें पुरुष प्रधान समाज ने सिर्फ उस चीज़ की आइडेंटिटी को कभी स्वीकार नहीं किया है, बस ये एक ही डिफरेंस है। बाकी आप देखें, हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। और आज से नहीं, पहले की भी महिलाएं यही करती थी। अब महिलाएं कैसे समाज में और आगे बढ़ सकती हैं, वो हम बात ज़रूर कर सकते हैं। हम आज जब भी निकलते हैं बाहर, कोई भी हम काम करते हैं, आज महिलाएं अगर बैंक भी जा रही हैं, महिलाएं अगर आज मान लो बच्चों के स्कूल भी जा रही हैं, सब हर चीज़ जब वो कर रही हैं, तो वो शिक्षित हैं तो वो ये चीज़ कर पा रही हैं। जो अशिक्षित हैं वो भी ये काम कर रही हैं। तो महिलाओं को संगठित रूप से अपने आप को ऐसा अलग से कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हों। उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उनको उसी दिशा में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका कहना है महिलाएं समाज का संचालन करती हैं, महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, मगर हमारी संस्कृति में आर्थिक आज़ादी तो महिलाओं को पहले से दी हुई है। अब कौन सी ऐसी बंदिशें आप बताना चाहती हैं कि महिलाएं यहाँ पर समस्याओं में हैं और ये आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है? आर्थिक आज़ादी इसलिए नहीं है कि महिलाएं कमाने नहीं जाती थी, उन्होंने कभी अर्न नहीं किया, हमेशा पुरुष ने अर्न किया। वही उनकी कमज़ोरी भी रही महिलाओं की, और उसी के कारण सारी समस्याएं चालू भी हुई। देखिए, जो महिलाएं आज कमाने जाती हैं, या जो भी महिलाएं जो अपनी जॉब करती हैं, या जो भी महिलाएं
स्कूल टीचर्स भी हैं मान लीजिए, या वो कोई बिज़नेस भी रन करती हैं, या वो कोई जैसे सामाजिक कार्य भी कर रही हैं, जो भी जिस तरीके भी वो कर रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी पुरुषों पर रही है, पहले भी रही है, आज भी है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ समय और रहेगी भी। तो जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को सुधर की जो स्थिति है वो सुधरनी चाहिए, तो वो ऐसे सुधरनी चाहिए कि वो अगर आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो वो उस काम को भी कर पाएँ जिसमें उनका मन बोलता है, नहीं तो आप बहुत मुश्किल है उनके लिए कोई भी कार्य को करना। महिलाओं की स्वतंत्रता पर एक अच्छी चीज़ आपने कही कि महिलाओं को स्वतंत्र होना आवश्यक है, मगर समाज में बढ़ रहे इस अंतरजातीय विवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्तमान स्वतंत्रता, परिवार संस्कार, समाज संस्कार, कौन? आप स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि आपने समाज के उस पहलू को देखा हुआ है जहाँ पर आप काम करती हैं। तो ये केवल नारदी ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ अन्य समाजों में भी ऐसी है। अंतरजातीय विवाह, अगर व्यक्तिगत रूप से आप मुझे इसमें बोलने देंगे तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्राह्मण में विवाह करना चाहिए, और मैं इसके पूर्ण रूप से जो है खिलाफ हूँ कि कोई दूसरे समाज में जाके आप शादी करें। ये पहला तो आपके प्रश्न का जवाब है। अब ये जो इसके लिए जवाबदार कौन है, शिक्षा पद्धति अगर आप कहते हैं तो शिक्षा पद्धति आपको विवाह के लिए किसी भी रूप से मोड़ती नहीं है। आपको विवाह के लिए जो भी चीज़ आपको बाध्य करती है वो है संस्कार, आपका परिवार। जो परिवार से आपको संस्कार मिलते हैं वही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अंतरजातीय विवाह में। तो कहीं ना कहीं परिवार में आपको ऐसे संस्कार देने होंगे कि हमारे बच्चे उस चीज़ को समझें कि नहीं, हमें जो भी कार्य आगे करना है वो अपने माता पिता की मर्ज़ी या परिवार की मर्ज़ी या हमारे संस्कारों के हिसाब से ही करना है। अब चूँकि अंतरजातीय विवाह में हम सर्व ब्राह्मण ले रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहूँगी, जैसे आप अगर जैन समाज को लेंगे तो बहुत प्रेफरेंस होता है उन लोगों का भी कि वो जैन आपस में ही शादी करें, मतलब उनके परिवार में कल्चर होता है। और आप देखिएगा जो परसेंटेज है वहाँ पे बहुत कम है अंतरजातीय विवाह का। एक तो ये हो गया सामाजिक स्तर पे, दूसरा ये हो गया कि नैसर्गिक रूप से, शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम था वो बहुत सही था कि ब्राह्मण ब्राह्मणों में ही शादी करें, जैन जैन में ही करें। या तो आप उस चीज़ के साइंटिफिक रीजंस पे भी जाइए, बायोलॉजिकल रीजंस पे भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। महासभा के बारे में आप क्या जानती हैं, और महासभा पर अगर कुछ आप अपना वक्तव्य देना चाहें? महासभा के बारे में अब मैं आपको बोलूँगी भैया कि मतलब महीने भर से मैं इस बारे में सुनना मैंने शुरू किया है, लोगों से सुना है, मतलब काफ़ी लोगों ने इस बारे में बताया है महासभा का। कोई आप मतलब कहना चाहिए जानकारी विस्तृत जो मिली है मुझे वो पिछले 1-1.5-2 महीने में ही मिली है। और जितने भी लोगों से मेरी समाज में बात हुई मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई महासभा में में कुछ कार्य करना भी चाहते हैं, हम इलेक्शन भी रख रहे हैं या हम कोई कार्य है तो कुछ भी है, तो ये थोड़ा संगठित रूप से और एक प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी वहाँ पे अभी कोई एजेंडा नहीं है महासभा का। तो मैंने कहा अगर एजेंडा ही नहीं है तो आप अध्यक्ष कैसे चुनोगे, आप अध्यक्ष को काम क्या दोगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा पता चला कि संगठित ही नहीं है, सारी संस्थाएं संगठित नहीं। तो मैंने कहा इसमें अगर आप कोई महासभा किसी का नाम दे रहे हैं तो पहली बात तो कि उसका संगठित होना बहुत आवश्यक है। चलिए किन्हीं कारण से अगर वो संगठित नहीं भी है तो भी जितनी भी संस्थाएं नारंदी समाज के लिए कार्य करती हैं वो सब अपना एक एजेंडा बना के तो महासभा को दे ही सकती हैं, और हम उस पूरे एजेंडे में से कुछ कॉमन एजेंडास को निकाल के एक एजेंडा तैयार करें और उस एजेंडे के हिसाब से जो अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रहे हैं उनको चयनित भी करें, मनोनीत भी करें और फिर आगे जाके उन्हीं को अध्यक्ष पद भी दें। मेरा एक और मानना है, चूँकि मैंने संगठन में कार्य किया है, इतने साल कार्य किया है और ख़ुद भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, तो
कोई भी कार्य को हम जब करने जाएं या कोई भी अध्यक्ष बने या कोई भी महामंत्री बने, उसके पास में पूरे समय के लिए, उसके कार्यकाल के लिए एक एजेंडा जो होना वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस एजेंडे पे वो 2 साल काम करेंगे, साल भर काम करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि समाज में आप क्या परिवर्तन लाए हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि हमने बस महासभा का गठन कर दिया और उस महासभा ने जो है मतलब कोई एजेंडा ही नहीं है जिस महासभा का, वो उसके लिए हम इतने परेशान हैरान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना आपकी बस आप तीर चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि कहाँ लगना है, तो कोई उत्थान नहीं होने वाला इस तरीके के कार्य से। अब महासभा में मुझे जैसे पता है कि युवाओं के लिए भी एक हमारा पूरा विंग है और एक हमारा पूरा जो है महिलाओं के लिए है। तो युवाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर युवा हमारे साथ हैं तो हम हर तरीके की समस्या आने वाली समस्याएं सामाजिक रूप से हमको हैं, हम उनको सुधार पाएंगे। वो बहुत बड़ा योगदान होता है युवाओं का इसमें। जहाँ तक महिलाओं की महासभा का है सवाल, चूँकि वो मैं खुद महिला हूँ और जितना मैंने अभी तक समझा, मुझे ये समझ में आया या जो तभी मैंने काम किया, मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतनी चीज़ कह सकती हूँ कि आप काम कोई भी करने जाएं, आपको उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ देनी पड़ती है अपने स्वयं से, वो होता है समय। और अगर आप समय नहीं दे सकते हैं किसी चीज़ को, तो आप उसको स्वीकार ना करें। पहली चीज़, महिलाएं आज घर के कार्य में, बच्चों के साथ में और फिर उसके बाद सामाजिक कार्य में, अगर तीनों में समय अपना बांटती हैं तो उनके पास में समय का बहुत इश्यूज़ होते हैं। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो जब भी आप कोई काम करें, महिलाएं जो भी काम करें, वो सबसे पहले ये देखें कि वो कितना समय दे सकती हैं। आज महिला महासभा के पास में अगर कोई एजेंडा है, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं है, जो मुझे पता है उसके हिसाब से तो नहीं है, फिर भी अगर है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर कोई एजेंडा है तो उस एजेंडे के हिसाब से ही हम जिनको भी मनोनीत कर रहे हैं उनसे समय की भी मांग करें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम छोटा नहीं है। हमारे समाज में की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, सुधार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं तो वो बस इतना ना रहे कि वो किटी या क्लब जैसा हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी समाज का सुधार तभी हो पाएगा जब हम उनके उसमें जो मुद्दे हैं हम उनको सॉल्व कर पाएँ और उसमें हमारी दूरदर्शिता ये रहे कि वो आगे भी ना आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जिस भी तरीके से महिलाएं काम करना चाहती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज में ही रह के शिक्षा का क्षेत्र हो, तो वो डिफ़ाइन होना चाहिए कि शिक्षा में ये होगा, लीगल में ये होगा, आपका रूढ़िवादिता या सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी दूसरी, उसमें इस तरीके का, मतलब ये विंग्स बननी चाहिए महिलाओं की, और महिलाओं की ही बननी चाहिए, उसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बोला आर्थिक आज़ादी, इस पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं है। भाभी, इतना सारा काम जो महिलाओं के लिए आपने कहा कि अगर महिला महासभा है तो अलग अलग विंग में हो, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा और एक समाज सेवा, ये दोनों में एक बहुत अंतर होता है। आप कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा एक इशू होता है किसी भी महिला के लिए। तो कैसे आप डिफ़ाइन करती भी हैं और कैसे किया जा सकता है, आप इसके ऊपर थोड़ा बताएं ताकि सबको एक नॉलेज रहे। इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी आप कोई दायित्व लेते हैं, मैं संगठन की दृष्टि से पहले आपको इसको बताती हूँ कि जब भी आप कोई दायित्व लेते हैं तो आपको सबसे पहले खुद उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है, और खुद तैयार होने से ज़्यादा आपको खुद से सच भी बोलना पड़ता है, और वो सच जो है ना, वो बहुत बड़ा सुधार लाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं आज 4 दायित्व ले लूँ और मैं उन 4 दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाऊँ, तो सबसे पहले तो मैं खुद ही खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर मैं खुश ही नहीं, मैं इतने सारे दायित्व ले लूँगी, समय ही नहीं दे पाऊँगी, तो क्या होगा, मैं सिर्फ तुष्टिकरण करके उस चीज़ को बस निपटा के और आ जाऊँगी। जैसे होता है ना भैया, घर में आज कहीं बनोगे तो बस खिचड़ी बना लो, तो वो खिचड़ी ही बननी है। और खिचड़ी ठीक है, कभी कभी चल जाती, पर रोज़ आप खाने में खिचड़ी नहीं खा सकते। एक चीज़ तो हमेशा
मेरा ये मानना रहा है कि मुझे कई बार होता है कि आप ये सर्व ब्राह्मण में महिला विंग की आप अध्यक्ष बन जाइए, या आप इस तरीके की इसका ये कर लीजिए, या यहाँ आप महामंत्री का पद ले लीजिए। तो मैंने भैया, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने बहुत बार मना किया है और मना करती अभी भी कर रही हूँ। मैंने बोला है कि मेरा एजेंडा जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू महिला सुधार या मेरी संस्था के थ्रू महिला सुधार है। आप मुझे कभी भी किसी भी रूप में अगर मेरे से कोई राय चाहते हैं, आप मुझसे कोई चीज़ मदद चाहते हैं, तो मैं आपको वो उसी रूप में कर पाऊँगी। अगर आप मुझे कहें कि मैं किसी चीज़ में जाके बस क्योंकि मुझे अध्यक्ष बनना है तो मैं अध्यक्ष बन जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे उसको समय देना पड़ेगा। आज कोई भी कार्य को करने के लिए उसको समय देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक हम उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। समाज में समय देकर क्या पॉलिटिकल एजेंडा अपने सॉल्व किए जा सकते हैं, या राजनीति और समाज सेवा क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया कि आप कैसे इसको देखते हैं। नज़र 6-8 महीने से मेरा मंथन चल रहा था इस विषय पे, और कहीं ना कहीं जब इस पे मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया, महिलाओं से भी किया, पुरुषों से भी किया, तो मुझे एक चीज़ जो सब में समय जो निकल कर आई वो यही आई कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं शिक्षाविद हूँ तो मैं समाज को उस रूप में मदद करूँ। ये मेरी समाज सेवा या समाज के प्रति मेरे दायित्व की पूर्ति होती है। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में रह के समाज के लिए कुछ करूं, वो मेरे दायित्व की पूर्ति ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगी, उस दायित्व की पूर्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। आज अगर जैसे हमने भी बात किया आर्थिक उत्थान की, तो आर्थिक उत्थान में जैसे हम संस्था में हमारे समूह चलाते हैं, समूह को हम बहुत सारे कार्य भी देते हैं, तो अगर मैं वो चीज़ करूँ तो मैं शायद महिलाओं का ज़्यादा उत्थान कर पाऊँगी, और उसके लिए मैं हमेशा तैयार भी रहूँगी। लेकिन जो चीज़ समय है, वो समय को मैं इस तरीके से अगर विभाजित करूं कि नहीं मैं समाज में हर जगह जाके और एक अच्छा वो बना सकती हूं, तो शायद मैं उसके लिए अभी मानसिक और समय के हिसाब से तैयार नहीं हूं। और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि कहीं ये चीज़ जो है वो कोई और भी करे। तो आप खुले मन से स्वीकार करती हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ समाज सेवा और पॉलिटिक्स में नहीं होता और लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ठीक है, एक ही सिक्के के पहलू हैं, जैसे आप स्वीकार करती हैं, मगर दोनों साइड अलग होती हैं। समाज को या युवाओं को या युवतियों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे संगठन के लिए तो प्लीज़। मैसेज के रूप में एक ही चीज़ है कि जितना हो सके हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, एक नारंगी ब्राह्मण के रूप में हम उसको जितना हो सके समाज जन में फैलाएं। जितना भी हम हो सके उस चीज़ को अपने मन में भी साधें और लोगों को भी बोलें। साथ रह के हम उन विषयों पे ध्यान दें जो समाज के उत्थान के लिए वाकई ज़रूरी है, और उसे पूर्ति ना करें उसकी। ठीक है भाभी नर्मदे हर, मैं चाहता हूँ कि समाज आपकी बातों को सुने, और विशेषकर युवतियाँ जो सेवा के क्षेत्र में अपना कैरियर देखना चाहती हैं या अपना भविष्य देखती हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी अगर वो स्ट्रांग होना चाहती हैं, तो आपकी बातों को सुने और समय को कैसे डिवाइड किया जा सकता है इन सब कामों के लिए वो भी मैनेज करें। नर्मदे हर।